बात कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय में जितनी भी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता हो सकती थी, कहां घूम रहे हो अभी? जो अधिकारिता हो सकती है या पावर हो सकती थी वो हम लोगों ने वन बाय वन देखी कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या हो सकती थी, अपीलीय अधिकारिता भी कुछ हो सकती है। तो अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार के क्रिमिनल मामले की भी सुनवाई कर सकता है, सिविल मामलों की भी सुनवाई कर सकता है, या संविधान से संबंधित अगर कोई मामला है तो उन पर सुनवाई कर सकता है। और ये सभी अपील जो हो रही होंगी ये भी उसके कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ही रखी जा रही होंगी। ठीक। दूसरी एक खास बात देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब भी कोई फैसला दे रहा होता है तो ये फैसले सुरक्षित रख लिए जाते हैं। सुरक्षित इसलिए रखे जा रहे होते हैं कि भविष्य में अगर कोई फैसला करना हो तो आप उस फैसले का प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप आगरा कोर्ट में किसी का केस लड़ने के लिए जा रहे हो और आप उसके पक्ष से वकील हो, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का कोई केस देखा और आपको लगा कि सेम यही केस सुप्रीम कोर्ट में एक बार गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर ऐसा फैसला दिया था, ठीक, आप उस रिकॉर्ड को ले जाकर आगरा कोर्ट में रख सकते हो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया था। ठीक। रिकॉर्ड सुरक्षित थे या नहीं, इसीलिए पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है, तो अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट। ठीक। जो अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, क्योंकि जितने भी फैसले देंगे वो सभी फैसले सुरक्षित रख दिए जाते हैं रिकॉर्ड के रूप में, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी केस पर या सुनवाई पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। कंफर्म। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। हाँ, सुनवाई पूरी हो गई। कंफर्म। जब सुनवाई पूरी हो गई तो लोगों को लगा कि आज फैसला देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा मुझे आज फैसला नहीं देना, सुनवाई पूरी हो गई, अब अगली बार कोई सुनवाई नहीं होनी, तो कहेगा मैंने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस बात का फैसला अगली तारीख पर किया जाएगा। फैसला सुरक्षित हो गया नहीं, अगली तारीख हो सकता है उसने 2 महीने बाद की दे रखी है, फैसला इस दिन आ जाना चाहिए था, इसका मतलब राइट हो सकता है इसके बाद भी सुरक्षित रख ले। सुनवाई अब नहीं होगी, सुनवाई जो चल रही थी 5 साल से 10 साल से एक्सेट्रा, अब ना तो दूसरा पक्ष अपना तर्क रख सकता है न ये पक्ष तर्क रख सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है लेकिन इसे अपने पास सुरक्षित रखा है, जो तारीख देगा अगली तारीख को डिक्लेयर कर देगा। तो फैसला सुरक्षित रखने का मतलब होता है कि अब आगे सुनवाई नहीं होगी, फैसला ले चुका है सुप्रीम कोर्ट। लाइन में लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होते हैं, मीन्स रिकॉर्ड कोर्ट, अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होते हैं। कंफर्म। अधिकारिता के बाद इसमें जो नेक्स्ट कॉलम हम लिखेंगे, एडहॉक पर या तदर्थ। जैसे कभी कोई कॉलेज हो और उस कॉलेज में टीचर्स की कमी हो रही हो, तो कमी तो इसी तरीके से पूरी की जा सकती कि फॉर्म निकाला जाए, प्रॉपर चैनल से सिलेक्शन ले और टीचर रिक्रूट होकर आए। इस प्रॉपर चैनल को पूरा करने में 1-1.5 साल का समय लग सकता है। आज आपने फॉर्म निकाले, सरकार ने फॉर्म निकाले और टोटल प्रोसेस होने में 1.5 साल का समय लग गया, क्या तब तक बच्चों को यूं ही फ्री रखा जाए? फ्री नहीं रख सकते। तो कॉलेज एडहॉक पर या तदर्थ रूप से टीचर्स को हायर करता है। सेम प्रोसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि कहा गया है कि 1 + 30 कुल 31 जज दिखाई देते हैं या नहीं, किसी कोरम की वजह से हो सकता है अभी 5 सीट खाली हो, इन्हीं में से कार्य का बोझ बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है 5 और जजों की जरूरत है। जब तक प्रोसेस पूरा करेंगे तो एक लंबा समय लग रहा होगा कि वो 5 लोग कौन हो, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाए या एडहॉक जज। ठीक। तो ये जो तदर्थ न्यायाधीश आपको दिखाई देंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देंगे, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर पूछा जाए जो एडहॉक जज होंगे या तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था
किस न्यायालय में के लिए की गई है, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि टॉपिक भी हम क्या पढ़ रहे थे, उच्चतम न्यायालय। तो नेक्स्ट में लिखना आर्टिकल नंबर 127 तदर्थ न्यायाधीश। वन टू सेवन तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज। उच्चतम न्यायालय में कार्य का बोझ बढ़ जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह व्यवस्था कनाडा का अनुकरण, मिस कनाडा में भी सेम प्रोसेस होता है कि एडहॉक जज रखे जाते हैं या तदर्थ न्यायाधीश। यह व्यवस्था कनाडा का अनुकरण कंफर्म। यहां पर तो हमें तदर्थ न्यायाधीश नजर आया, और मैंने कहा यह व्यवस्था आपको हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में नहीं दिखाई देगी, तो इसे यही मेंशन कर देना, यह व्यवस्था उच्च न्यायालय में नहीं, यह व्यवस्था उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में नहीं होती। यह व्यवस्था हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में नहीं होती। नेक्स्ट में, अगर हाई कोर्ट में कार्य का बोझ बढ़ जाए और जज की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है, तो राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कंफर्म। वहां पर शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, अपर न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए। लेकिन एडहॉक जज की जब बात करें तदर्थ न्यायाधीश, तो इसके लिए स्पष्ट आर्टिकल लिख दिया गया है 127। लेकिन हाई कोर्ट के लिए आपको क्या दिखाई देगा, अपर न्यायाधीश, तो वहां पर लिख लेना नेक्स्ट लाइन में, उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय ब्रैकेट में हाई कोर्ट में कार्य का बोझ बढ़ जाने पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कहां की जाती है, तो उच्च न्यायालय में। जब तदर्थ न्यायाधीश कहे तो सुप्रीम कोर्ट में। हो गया। कार्य के हिसाब से हो सकता है, अगर कार्य ज्यादा दिखाई देता है, कोरम कल पूरा हो जाए, 31 जज चाहिए थे, क्योंकि वहां तो 31 का कॉलम है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या ही डिसाइड नहीं है। कोई ये कह दे मैक्सिमम कितने, तो भाई कितने भी हो सकते हैं, जरूरत के अनुसार होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो डिसाइड है 30+1। जैसे 30 का कोरम पूरा हो, तदर्थ न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। नहीं थी कोरम पूरा, इसलिए रख लिया गया था। ठीक, संख्या 31 पर ही होगी। हाँ, संसद के द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है, और इनका अधिकार क्षेत्र भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
अधिकार क्षेत्र का मतलब अगर लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को और अधिकार दे दें, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में रिट जारी कर सकता है या नहीं, संसद को लगा इसे और मामलों में रिट जारी करने का आदेश दे दें या अधिकार दे दें, तो आर्टिकल नंबर 139 का सहारा लेकर दे सकती है। यदि इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार संसद को बढ़ाने हैं तो अनुच्छेद नंबर 139 का सहारा लेगी। 139 आवश्यक नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब तदर्थ न्यायाधीश की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैकेंट थी, मैंने कहा प्रोसेस कंप्लीट होने में एक समय लगेगा, इसलिए उसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ी। नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट के अगर गठन की बात कहें तो अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या लिया था, 1 to 4, 1 to 4 से तो हमने सुप्रीम कोर्ट ले लिया था, 2 को आगे कर दो तो क्या दिखाई दिया, 214। तो अनुच्छेद नंबर 214 उच्च न्यायालय का गठन या हाई कोर्ट का गठन। आर्टिकल नंबर 214 से उच्च न्यायालय का गठन तो किया ही जा रहा है। यहां पर एक बात और लिख दी गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कंफर्म, यहां पर जैसे ये बात कह दी गई तो इसका मतलब आप पंजाब को देख लें और हरियाणा को देख लें तो एक हाई कोर्ट तो पंजाब में भी होना चाहिए था, एक हरियाणा में होना चाहिए था, ना होकर दोनों के लिए कंबाइंड हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो आर्टिकल नंबर 231 में एक व्यवस्था कर दी गई थी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। कंफर्म, आर्टिकल नंबर 214 तो यह कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन, और यहीं पर कह दिया जाता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इस हिसाब से तो तुरंत पंजाब और चंडीगढ़ वहां करना पड़ रहा होता, ठीक, लेकिन तुरंत एक आर्टिकल जोड़ दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 231 अनुच्छेद 231। आर्टिकल नंबर 231 में लिखना 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। का गठन। अब अगर एग्जाम्पल में देखना चाहें तो एग्जाम्पल में देखो चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट दिखाई दे रहा होगा किन 2 राज्यों का मामला देख रहा होता है, पंजाब एवं हरियाणा। कंफर्म, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने देखा 2 राज्यों का मामला। नेक्स्ट देखो मुंबई हाई कोर्ट नजर आता होगा, तो मुंबई हाई कोर्ट गोवा का भी मामला देख रहा होता है, दादर नगर हवेली का भी मामला देख रहा है, पूरे महाराष्ट्र का मामला देख रहा है। तो दूसरा हम यहां पर क्या लिखेंगे, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में लिखना पॉइंट्स, महाराष्ट्र गोवा, दादर नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी होगी, साथ में दमन एवं दीव।
यहां तक के मामले मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आर्टिकल नंबर 231 से ही होंगे। नेक्स्ट में आपका असम हाई कोर्ट, जो असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट, दमन एवं दीव। नेक्स्ट जो आपको दिखाई देगा गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम में स्थित होगा, महाराष्ट्र में। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगा यह नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के मामले देख रहा होता है। कंफर्म? तो गुवाहाटी शब्द आ गया तो असम राज्य तो होगा ही। कंफर्म? तो यहां पर जो स्टेट है उनका नाम लिखते चलना, असम, नागालैंड, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल। कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल। कोलकाता हाई कोर्ट तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कलकत्ता में, लेकिन जो अंडमान निकोबार तक का एरिया है इसे भी इसी के ज्यूरिडिक्शन में रखा गया है। कंफर्म? जबकि अंडमान निकोबार तो देखो ये तमिलनाडु के नजदीक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ज्यूरिडिक्शन एरिया कहां दे दिया गया? कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक, तो ये जिस ज्यूरिडिक्शन एरिया को दिखाई दे रहा होगा उसके आगे नाम लिखते चलना। कोलकाता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार। हो गया? हाई कोर्ट से संबंधित कई मामले या कई बातें हम राष्ट्रपति पढ़ते समय लिख चुके हैं या नहीं? कि नियुक्ति कौन करेगा, सिस्टम क्या होगा, शपथ कौन दिलवा रहा होगा। कंफर्म? तो जब इन चीजों को हम वहां पर फाइनल कर चुके हैं तो यहां अब सिर्फ हम देख लेंगे कि हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितनी दिखाई देती है। पहले इनकी संख्या 21 थी, 3 नए बना देने के बाद इनकी इस समय संख्या 24 दिखाई देगी। वर्तमान में 24 हाई कोर्ट हैं भारत में। जो 3 नए बनाए गए हैं इनका क्वेश्चंस में नाम पूछ ले रहा होता है, मिस 22वां, 23वां और 24वां। इनके नाम लिख लेना, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। चौबीस। अच्छा हाँ, एक तो तेलंगाना का बनाना। नहीं, अभी तेलंगाना बन गया है या उसी मामले से देखा जा रहा है? किस दिन की इंफॉर्मेशन? 1-1.5 महीने पहले हुआ है। कार्य करना शुरू कर दिया या नहीं कोर्ट ने? अगर कार्य करना शुरू कर दिया तो फिर एक तेलंगाना बढ़ा दो और यहां 25 कर दो। ठीक है, 25, क्योंकि उसके पहले तक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो, फिर तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। फिर नहीं, वो 1-1.5 महीने बस वही वेट कर रहा था कार्य करना कब से शुरू करेगा। जब तक कार्य नहीं शुरू किया तो बिल्डिंग हाई कोर्ट नहीं हो सकती। कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, कुल मिला के देख ले, बनेगा तो तेलंगाना का ही हाई कोर्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो पहले से ही राज्य है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य था तो वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से चल रहा था। उत्तराखंड अलग बनता है तो उसकी संवैधानिक पीठ, सॉरी उसका जो कोर्ट की पीठ है वो अलग हो सकती है।
तो देख लेना तेलंगाना का ही फिर बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। योग्यता इसकी लिख लेना कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी योग्यता में पहला कॉलम 10 वर्ष तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में या लोअर कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, मीन्स वकील। तेलंगाना हाई कोर्ट है ना, हाँ तेलंगाना ही होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का तो शुरू से था। आंध्र प्रदेश अपना कोर्ट अमरावती राजधानी बना रहा है। अब उस कोर्ट को कहोगे क्या? अमरावती आंध्र प्रदेश की है, आराम से देख लूंगा। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का नहीं बिल्डिंग कोर्ट नहीं होती। फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आंध्र प्रदेश का कोर्ट होगा तो उसने अपनी बिल्डिंग शिफ्ट कर दी, तो ये पूछे कि आंध्र प्रदेश ने अपना हाई कोर्ट बनाया या तेलंगाना ने। अब आराम से चेक कर लेंगे इस पर। ठीक है, हाँ यहां तक कंफर्म। 10 साल तक इसने क्या कर रखा हो, अधिवक्ता रहा हो, या 10 साल तक कोई न्यायिक पद धारण करे। अगर उम्र की बात कहें तो पूरे संविधान में हाई कोर्ट के जज के लिए मिनिमम उम्र का कहीं जिक्र किया ही नहीं गया। अगर मिनिमम का नहीं किया गया तो फिर मैक्सिमम उम्र का कर रखा होगा कि कितने के बाद रिटायरमेंट ये हो लेगा, तो 62 इयर्स। ड्यूरिंग प्रोविजन कह दिया गया है कि इसकी उम्र को 65 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन अभी तक उम्र कितनी दिखाई देती है, 62 वर्ष। मिनिमम उम्र का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यह अधिकतम उम्र होगी कि 62 वर्ष तक ही अपने कार्य को कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में यही उम्र क्या दिखाई देगी, 65 वर्ष। हो गया। हाई कोर्ट के मैक्सिमम पॉइंट हमने प्रेसिडेंट में ही लिख लिए थे जो इसके इंपॉर्टेंस हो सकते थे। तो नेक्स्ट देखें, लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का सीधा सा मतलब हुआ किसके अधीन काम कर रहा हो। तो किसके अधीन काम करता है, हाई कोर्ट के अधीन। ठीक, तो पहला पॉइंट यही लिख लेना। तो अधीनस्थ न्यायालय का मतलब कौन से, आगरा का कोर्ट हो, ठीक, इसके बगल में मथुरा कोर्ट हो, तो जितने जो जिले न्यायालय दिखाई दे रहे हैं, जिले में जो जितने कोर्ट होंगे उनको ही हम अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट कह रहे होते हैं। और ये सभी किसके अंडर में काम कर रहे होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में। ठीक, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आगरा का कोर्ट काम कर रहा है तो आगरा कोर्ट को लोअर कोर्ट कहेंगे। कंफर्म। तो यहां पर लिख लेना, सभी अधीनस्थ न्यायालय, सभी अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं।
बार बार अधीनस्थ न्यायालय न लिखकर ब्रैकेट में यूं लिखते चल सकते हैं, लोअर कोर्ट। ठीक, अब इस लोअर कोर्ट में जो आपको जज दिखाई दे, अब किसी जज का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है, या उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है, या उसे सस्पेंड करना है, ये सारे अधिकार किसके यहां होंगे? हाई कोर्ट के। कंफर्म? मींस लोअर कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या ट्रांसफर एवं निलंबन या किसी प्रकार की कार्यवाही हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म। दूसरी खास बात कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है वैसे यूपी पीसीएस जे का एग्जाम होता है या नहीं? ठीक, तो जो यूपी पीसीएस जे का एग्जाम होगा मींस जुडिशरी सर्विस का, ये सभी राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं या नहीं? तो अगर ये पूछे कि लोअर कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है, तो हमें क्या बताना है? राज्य लोक सेवा आयोग की जो न्यायिक सेवा परीक्षा होगी उसके द्वारा इनका चयन होता होगा। कंफर्म। इनका चयन होने के बाद अगर नियुक्ति के कॉलम में देखें तो फिर राज्यपाल नियुक्ति करें इनकी। क्लियर सी बात समझ में आई? क्योंकि राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। राज्यपाल नियुक्ति देने के बाद हट गया, अब सारा काम कौन कर रहा होगा? हाई कोर्ट। कंफर्म। नेक्स्ट में लिखना, लोअर कोर्ट के न्यायाधीश का चयन राज्य न्यायिक सेवा के द्वारा किया जाता है तथा इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कभी आगरा कोर्ट के सामने से गुजरे हो या नहीं? ठीक, क्या लिखा था, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय? अब लो, एक लोग बता रहे हैं जिला न्यायालय, एक बता रहे हैं सत्र। जिला सत्र न्यायालय तुमने तो चमनप्रास बना दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय तो नहीं लिखा है, तो फिर एवं क्यों नहीं लगाते हो? ठीक, देखो जिला न्यायालय का मतलब क्या हो, जब सिविल मामले की सुनवाई करे। कंफर्म। हो सकता है जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला है, हल्की फुल्की लड़ाई हुई है, लेकिन जब लिखा हो सत्र न्यायालय तो समझ लेना क्रिमिनल मामले सिर्फ चल रहे होंगे। मर्डर का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, या कहीं पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है, तो जहां सत्र न्यायालय लिखा देखना सेशन कोर्ट, तो समझ लेना कि यहां पर सिर्फ क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। जमीन जायदाद या अन्य प्रकार के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं जो क्रिमिनल्स में नहीं आते या क्राइम नहीं माना जा रहा होता, उनकी सुनवाई कहां चलेगी? जिला न्यायालय में। एक ही व्यक्ति होगा, जब यह व्यक्ति जाकर जमीन जायदाद से संबंधित मामलों की या फौजदारी हल्की फुल्की लड़ाई के मामले सुने, तब तो यह जिला न्यायाधीश है। कंफर्म। लेकिन इस वाले कोर्ट से निकलकर इस वाले कोर्ट में बैठ जाए और क्रिमिनल मामलों पर सुनवाई शुरू कर दे, तब क्या हो गया? सत्र न्यायाधीश या सेशन जज। कंफर्म। दो शब्द दिखाई देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट जज लिखा होगा और दूसरा सेशन जज। एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर सकता है। यहां पर मामले की सुनवाई करे तब क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज। जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगा तो सेशन जज। क्लियर सी बात समझ में आई? नेक्स्ट में
तो ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में एक तो दिखाई दे जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंफर्म, और दूसरा कोर्ट कौन सा दिखाई देगा? सत्र न्यायालय। यहां पर जो जज बैठ रहा होगा, कंफर्म, इस जज को क्या कहोगे? जिलाधीश नहीं, जिलाधीश कहोगे तो डीएम हो जाएगा, जिला न्यायाधीश। ठीक, डीएम की बात हमें नहीं करनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, यहां पर जिला न्यायाधीश कहना है। और यहां पर सत्र न्यायाधीश। अब एक खास बात देखो, ये दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? एक ही व्यक्ति था जिसे आप कभी जिला न्यायाधीश कह रहे थे और कभी क्या कह रहे हो? सत्र न्यायाधीश। देखो, सत्र न्यायाधीश कब कह रहे थे? जब ये किन मामलों की सुनवाई कर रहा था? क्रिमिनल मामले। ठीक, और जमीन जायदाद के जब मामले देखे तो भारत में जमीन जायदाद का मामला न कहकर कहा जाता है दीवानी मामले। तो इसी को आप दीवानी कोर्ट भी कह रहे होते हो, जिला न्यायालय को, कंफर्म। तो यहां पर जमीन जायदाद या सिविल संबंधित मामला होगा। सिविल, नॉट क्राइम। हो गया, कंफर्म हो। अब जिलाधीश पता है, जिला न्यायाधीश पता है, सत्र न्यायाधीश पता है। ठीक, तो किन शब्दों का कब कहां प्रयोग करना है, कब जिला न्यायालय होगा, कब सत्र न्यायालय होगा, कब जिला न्यायाधीश होगा, कब सत्र न्यायाधीश होगा। एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यह तो छोटा शहर दिखाई दे रहा था। अब आगरा एक महानगर है या नहीं? जब आगरा महानगर है तो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति यहां की जा सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिर्फ कहां होंगे? महानगरों में। जैसे मथुरा महानगर तो नहीं है, मथुरा में आपको सिर्फ जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश मिल सकता है। एक ही व्यक्ति हो सकता हो कार्य को संभाल रहा हो। बड़ा कोर्ट है या बड़ा शहर है, मामले ज्यादा हैं तो दो न्यायाधीश भेजे जा सकते हैं कि एक जिला का मामला देख रहा हो, एक क्राइम का मामला देख रहा हो, लेकिन मैक्सिमम एक ही व्यक्ति इन कार्यों को कर रहा होता है। अगर महानगर है तो एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महानगरों में सिर्फ मिलेगा, जिसे आप कहोगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कंफर्म। तो नेक्स्ट एक मजिस्ट्रेट कहां दिखाई दिया? महानगरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यह भी जज है और यह जज सिर्फ दिखाई देगा महानगरों में। जो छोटे शहर होंगे वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पद नहीं होगा। हो गया? क्लियर है या नहीं? बीच के सेगमेंट अब हमें नहीं देखने, अब हम डायरेक्ट आएंगे पंचायतों पर, मिस ग्राम पंचायतें, और आपके भाग 9 से शुरुआत होगी। ठीक, नेक्स्ट।
सबसे पहले तो पंचायतें शब्द लिखें, भाग बाद में बना लेंगे, कब भाग 9 बनेगा और कब भाग 9 का बनेगा। देखो पंचायतों का सीधा सा मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा हो, पंचायतों के अगर कॉलम को देखा जाए तो वर्ष 1947 जब देश आजाद होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस देश का विकास किया जाए। तत्कालीन समय में वहां का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, छुट्टियां लेकर वो कहीं घूमने के लिए निकला था, तो उसे ये लगा था कि भारत तुरंत स्वतंत्र हुआ देश है, तो यहां पर चलकर देखा जाए कि ये देश कैसा दिखाई देता है। तो उस शख्स ने एक पूरी एक कहानी लिखी, ए गर्ल विथ अ बास्केट। पहले शायद सिलेबस में यूपी बोर्ड के होती भी थी, अभी भी है, अब शायद हटा दी गई हो। एक गर्ल विथ ए बास्केट जब वो बुक लिख रहा था, मतलब एक कहानी को लिख रहा था, तो उसने भारत का बड़ा ही जीवंत वर्णन कर रखा था। उसे यह दिखाई देता है कि एक बच्ची जो है वो पानी पिला रही होती है या सामान बेच रही होती है, तो जैसे ट्रेन जाकर किसी स्टेशन पर रुकती है तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो सभी बच्चे सामान लेकर पहुंच जाते हैं, तो वो जज जितना सामान खरीद सकता था उसने खरीद लिया, और अंत में वो छोटी बच्ची बचती है, सोचती है कि अब मेरा सामान कौन ले। तो जज करता क्या है कि सोचता अब मैं सामान करूंगा क्या, रियली वो सामान भी उसके यूज का नहीं था, लेकिन उसने ये काम किया कि उस बच्ची के हाथ में पैसा थमाया, उस बच्ची को लगा ये सामान लेगा, और वो तुरंत मुड़कर चल देता है। तो उसे ये कहानी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो बच्ची लौट कर जाएगी और उसे पैसे उसके वापस करेगी कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं भीख मांगने के लिए नहीं खड़ी, यहां पर मैं अपने काम को करने के लिए खड़ी हूं। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहानी लिखता है, एक गर्ल विथ ए बास्केट। 1947 में देश में बहुत ज्यादा गरीबी दिखाई दे रही थी। उस समय दो ही महाशक्तियां पूरे विश्व में दिखाई दे रही थी, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो दूसरी महाशक्ति दिखाई दे रही थी, सोवियत संघ रूस। अमेरिका ने कुछ प्लानिंग चला रखी थी पूरे वर्ल्ड में कि लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट करो। जब इकोनॉमिकली सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है उनका जो फेवर्ड होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो अमेरिका सरकार ने कोशिश की कि भारत सरकार को कुछ पैसे दिए जाएं और इस पैसे के माध्यम से ये सरकार कुछ अच्छी योजनाओं को चला सके। अमेरिका सरकार की सहायता से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है किस देश के हेल्प से चलाए गए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए कि समुदायों का विकास किया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे थे, पैसे खर्च हो रहे थे, तो यह चेक करना भी तो जरूरी होगा कि इनसे फायदा हुआ या नहीं हुआ। कंफर्म सिर्फ पैसे लग रहे थे, कहीं कोई बीच में इन्हें खा तो नहीं रहा, प्रॉब्लम इन बातों की भी थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा का मतलब होता है जांच करना, सभी चीजों को परख लो, जो गलतियां हैं वो भी बताओ, जो अच्छाइयां हैं वो भी बताओ, और अपनी राय भी दो कि क्या होना चाहिए। ठीक, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए वर्ष 1957 में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, नाम होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पूरी तरीके से समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद बताते हैं कि अगर विकास करना है तो इन पैसों को दूसरे थ्रू लगाओ। पूछा गया कैसे, कहे पंचायतों का गठन करो, और बताते हैं कि पंचायतें 3 क्रम पर गठन की जाएं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत। कंफर्म, ये 3 स्तरीय पंचायतों का सजेशन देते हैं 1957 में। इनकी बातें वहीं पर रख दी जाती हैं क्योंकि कोई फेरबदल नहीं किया गया। ये फेरबदल आने में समय 1992 तक का समय लगेगा, क्योंकि देश को स्वतंत्र हुए जब इनकी रिपोर्ट आई 10 वर्ष हो चुके थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को यूं ही रख दिया गया टेबल पर, लेकिन अंत में बलवंत राय मेहता समिति की ही सिफारिश मानी भी जाएगी। तो पूछा जाता है कि भारत में पंचायतों का शिल्पीकार किसे कहते हैं, तो शिल्पीकार का मतलब क्या हुआ, जो कोई रचना का निर्माण करे। कंफर्म, अगर आपने एक अच्छी सी मूर्ति पत्थर की बना दी तो इसका मतलब आप इसके शिल्पीकार हो। तो
तो बलवंत राय मेहता या B.R. मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता की फाइल यूं ही टेबलों पर रख दी गई और बाद में एक समिति का गठन और किया जाता है, नाम होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आती है, उसने कहा पंचायतों को 4 अवस्था में कर दो। उनकी बातें भी सुनी गई, लेकिन सेम फाइल ऐसे ही टेबल पर रखी गई। इसके बाद कई समितियां आएंगी, G.B.K. राव समिति, P.K. थुंगन समिति, गॉडगिल समिति। समितियां आती जाएंगी और इनसे आपके क्वेश्चन भी आते जाते हैं, क्योंकि पूछ रहा होता है कि पंचायतों की आर्थिक हालत सुदृढ़ की जाए। आज पंचायतों में पैसे आते हैं या नहीं? कंफर्म? अगर पूछा जाए कि किसने कहा था कि पंचायतों को पैसे दिए जाएं और ये अपना विकास सुनिश्चित करें, क्वेश्चन बना या नहीं? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी शब्द याद रख सकते हो, जब लक्ष्मी या पैसे होंगे तो ही तो गांव का विकास होगा। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति कहती है कि आर्थिक स्थिति पंचायतों की सुदृढ़ करो। कंफर्म? अगर पूछे कि पंचायतें भारत में त्रिस्तरीय दिखाई देती, ये बात किसने कही? तो बलवंत राय मेहता ने कही। तो कोई ऐसी समिति तो रही होगी, जैसे गॉडगिल समिति, किसी ने बताया होगा कि नियमित कार्यकाल हो। तो नियमित कार्यकाल का मतलब आज नियमित कार्यकाल है 5 वर्षों का। अगर नियमित कार्यकाल है तो नियमित चुनाव भी होना चाहिए। कंफर्म? तो नियमित चुनाव भी किया जाएगा और इनकी संवैधानिक व्यवस्था के साथ इनका संवैधानिक विकास भी होगा। तो रियल पंचायतों की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सारी पावर केंद्र के पास दिखाई दे रही थी, तो जो विकास करना है वो केंद्र ही करे और विकास नहीं करना तो ना करे। ऐसा लगता है कि सारी शक्ति आपने इकट्ठा करके अपने हाथ में रख ली, तो व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई या नहीं? अपनी शक्तियों को बांट दो हर गांव तक, ताकि आप विकास खुद करो। तो पंचायतों का मेन काम था डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। कंफर्म? पूछा जाता है पंचायतों ने भारत में क्या किया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, और जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया तो आम व्यक्ति भी भारत के विकास में सहभागी बनेगा। क्लियर सी बात समझ में आई? पंचायतों में 1 बाय 1 क्रम से लिखते चलेंगे कि पंचायतों का ऐतिहासिक विकास कैसे हो रहा होगा, कौन कौन सी समिति आएंगी, समितियों की सिफारिश क्या होगी, उसके बाद संशोधन क्या होगा, संशोधन होने के बाद जब लागू होगी तो 3 शब्दों का प्रयोग करोगे, गांव, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। 3 शब्द आते हैं या नहीं? तो 3 शब्दों में अगर देखा जाए तो इन तीनों शब्दों का नाम लिखो, और पहले भी चर्चा कर चुका हूं। कहीं पर लिखा हो ग्राम, या इसे क्या कह सकते हैं? गांव। कई बार लिखा जाता है ग्राम पंचायत। तीनों में अंतर? ग्राम किसे कहोगे? गांव। काउंट किसे किया जाए पंचायत में? गांव का मतलब क्या होगा? क्या? कई गांव की? हां, ग्राम सभा कई गांवों को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, और कुछ? गांव से निकलते हो, कहीं बोर्ड वोर्ड लगा होता है, देखो लिखा होगा ये गांव आपका हार्दिक स्वागत करता है, या लिखा होगा ये ग्राम पंचायत आपका हार्दिक स्वागत करती है। कई लिख देंगे ये ग्राम सभा आपका हार्दिक स्वागत करती है। देखो जहां लिखा हो ये गांव आपका हार्दिक स्वागत करता है, तो समझ लेना पूरी आबादी, एक दिन के बच्चे से लेकर अंतिम जीवित शख्स तक, किसमें काउंट किया जाएगा? गांव में। क्लियर सी बात समझ में आई? नेक्स्ट शब्द देखो, इस पंचायत को नीचे रखता हूं, सभा शब्द को ऊपर रख दूं। दूसरा शब्द सभा और तीसरा शब्द पंचायत। इस गांव की आबादी अगर देख लूं, मान लिया कि इस गांव की आबादी 3000 हो, तो देखो गांव के अंदर काउंट होंगे या नहीं? क्या ये 3 के 3000 लोग वोट देने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भारत में वोट कौन देगा? जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, और जो वोटर है उन्हें मतदाता कहते हो या नहीं? इसमें वोटर्स मान लेता हूं कि 1500 रहे हो, कितने मान लूं? ये आपको क्या नजर आए? वोटर। ठीक, किसी भी गांव के वोटर या मतदाता से मिलकर किसका निर्माण होता है? जहां पर भी लिखा हो ये ग्राम सभा आपका स्वागत करती है, तो तुरंत कॉन्शियस हो जाना उस गांव के जितने वोटर्स हैं वो आपका स्वागत कर रहे होंगे।
कंफर्म। तो ग्राम सभा का मतलब क्या दिखाई दिया? मतदाता या वोटर्स। यहां तक क्लियर हो या नहीं? अब देखो ये वोटर क्या करेंगे, गांव में एक सरपंच या प्रधान को चुनेंगे, कंफर्म। 4 या 5 वार्ड सदस्यों को चुनेंगे। टोटल कितने लोग नजर आए? ये सभी चुनाव जीत कर आए हैं या नहीं? चुनाव जीत कर आए हैं या मनोनीत होकर आए हैं? जब चुनाव जीत कर आए हैं तो ये सदस्य कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो ये कह दो, गांव के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। जहां पर लिखा हो ये ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है, तो सतर्क हो जाना, सिर्फ 6 लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, बाकी पूरे गांव से आपको कोई मतलब नहीं है। ग्राम पंचायत स्वागत कर रही तो कितने लोग स्वागत कर रहे हैं? सिर्फ 6 लोग 3000 में, बाकी इनसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जहां लिखा हो ग्राम सभा स्वागत कर रही है मीन्स सभी वोटर स्वागत कर रहे हैं, और जहां लिखा हो ये गांव आपका स्वागत करता है, इसका मतलब पूरी आबादी स्वागत करती है। ठीक, फिर हमें ये चेक करना होगा कि इनकी बैठक कैसे होंगी। बैठक का मतलब कई बार बैठक ग्राम सभा की होती है और कई बार बैठक ग्राम पंचायत की होती है, गांव की बैठक नहीं हो रही होती। अब एक दिन के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, बैठक में हिस्सा लेगा? नहीं ले सकता ना। तो बैठक हमेशा किसकी होगी? ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की। कुछ ऐसे मामले होंगे जहां पर ग्राम पंचायत बैठक करेगी, कुछ ऐसे मामले होंगे जहां पर ग्राम सभा बैठक करेगी। कंफर्म। तो 1 बाई 1 कॉलम से आना शुरू करो। अब लिखना शुरू कर दिया क्या आप लोगों ने? ठीक। पंचायतों में सबसे पहला पॉइंट लिखना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से भारत में विकास के लिए, भारत में विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत में विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत में विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कंफर्म। अब पहली समिति का हम जिक्र करेंगे। जब ये विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, अब इनसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इनको जज करना जरूरी था। तो जज करने के लिए जो पहली समिति आएगी उसका नाम रखना बलवंत राय मेहता समिति 1957। पहली समिति का नाम लिखना बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस समिति का गठन क्यों किया गया? ताकि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या कर सके? समीक्षा कर सके, जांच कर सके और उसके आधार पर रिपोर्ट दे सके। कंफर्म। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना बलवंत राय मेहता समिति का गठन, या इस समिति का गठन, पूरी लाइन फिर से क्यों लिखोगे, लिखना इस समिति का गठन, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन भारत में चलाए जा रहे, इस समिति का गठन भारत में चलाए जा रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत में चलाए जा रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, की समीक्षा के लिए किया गया।
की समीक्षा के लिए किया गया। नेक्स्ट इसकी रिपोर्ट लिख लें या सिफारिश। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। तो जो त्रिस्तरीय इन्होंने बता रखी थी, ग्राम पंचायत, सेकंड क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक, थर्ड नंबर पर नगर पंचायत, या इसे ही आप जिला पंचायत भी कह देते हो, नगर पंचायत या जिला पंचायत। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पंचायती सिस्टम। तो भारतीय पंचायती सिस्टम का अगर आर्किटेक्ट पूछे या शिल्पकार पूछे तो बलवंत राय मेहता का नाम लेना है, क्योंकि आज भारत में कितने स्तर की पंचायतें हैं? त्रिस्तरीय हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या नगर पंचायत। कंफर्म। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का शिल्पकार या आर्किटेक्चर, बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायत का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय पंचायती व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। जो भी लिख चुके हो, पंचायतों का शिल्पकार या भारत में पंचायती व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट में 1977 अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस क्या पूछ देता है? टाइमिंग, क्रम। कंफर्म, क्योंकि पूछ रखा था, 3-4 देने के बाद पूछ दिया था सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता मिल गया, उसके बाद कौन मिला? अशोक मेहता। अगर इनकी सिफारिश देखें तो इसने कहा था सिफारिश में कि पंचायतें 2 स्तरीय होनी चाहिए। 2 स्तरीय में बता देता है, एक क्षेत्र पंचायत कर दो और दूसरी नगर पंचायत। क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत का इन्होंने सजेशन दिया। सादाबाद, आवाज समझ गया। सादाबाद में वो बच्चा क्या माउस क्लिक कर रहा है, देन ही इज नॉट गॉट वॉइस। हो गया। अशोक मेहता समिति 1977। थर्ड नंबर पर GBK राव समिति। दक्षिण भारत के हैं, इनके फादर मदर सबका नाम इनमें शामिल होता है। GBK राव समिति
1985। इन्होंने बता दिया कि पंचायतों को 4 स्तरीय कर दिया जाए। ठीक, और इनका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पंचायतों को 4 स्तरीय बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो जी.बी.के. राव समिति। तो 4 स्तर क्या क्या हो सकते हैं इनके अनुसार? देखो, एक तो ग्राम पंचायत, दूसरी क्षेत्र पंचायत, तीसरी जिला पंचायत थी ही, सिफारिश इन्होंने ये कह दिया कि राज्य पंचायत भी कर दो। अगर राज्य पंचायत कर दिया तो फिर विधानसभा की जरूरत ही क्या है? राज्य सरकार तो पहले से दिखाई दे रही है, तो राज्य पंचायत को अथॉरिटी कैसे दी जा सकती थी? तो इन्होंने 4 स्तर की बात की, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और राज्य पंचायत। लिख चुके हैं? नेक्स्ट में पी.के. थुंगन समिति 1991। जी.बी.के. राव के बाद नेक्स्ट पी.के. थुंगन समिति। '91। इंपॉर्टेंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंस इसलिए होगी कि पहला शख्स है जो ये बात कर रहा है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव नियमित करो और कार्यकाल भी निश्चित करो। जब नियमित होंगे तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होंगे या नहीं? तो कार्यकाल निश्चित था, तभी तो प्रत्येक 5 वर्ष पे हो रहे थे। पी.के. थुंगन, पी.के. थुंगन समिति। सिफारिश नियमित चुनाव। मीन्स पंचायतों का नियमित चुनाव कराया जाए जो उनकी टाइमिंग होगी। फिर बताते हैं निश्चित कार्यकाल। नियमित कार्यकाल, नियमित चुनाव एवं निश्चित कार्यकाल। नेक्स्ट में देखेंगे 5th नंबर पर, क्योंकि अब जो आपको दिखाई दे रहे होंगे इंपॉर्टेंस सब है। एक का क्यों पूछ रहा था? क्योंकि एक ही शख्स था जिसने 4 स्तरीय बता रखी थी। ठीक, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बता रखी थी। उससे पहले जो बलवंत राय मेहता आए थे उन्होंने कितनी स्तरीय बताई थी? 3 स्तरीय। हमने बलवंत राय मेहता की बात को मान लिया, यहां से इनकी 2 बातों को मान ले, कंफर्म। इसके बाद जो लक्ष्मी बल सिंघवी समिति आएगी, इनकी एक बात को मान ले ताकि पंचायतों का सारा कार्य कंप्लीट हो रहा हो। तो नेक्स्ट में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1993। अब लग रहा होगा कि पंचायतों का गठन तो 1992 में हो गया, 73वें संविधान संशोधन के बाद। ये 93 में क्या करने आ रहे हैं? एक सिफारिश देने आए थे लास्ट में, क्योंकि पंचायतों का गठन संवैधानिक तरीके से कर दिया गया। इन्हें यह लगा कि पंचायतों की आर्थिक जब तक नहीं भेजोगे पंचायतों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब पूछे कि पंचायतों की आर्थिक दशा सुदृढ़ करने का उपाय किस समिति ने दिया, तो लक्ष्मीमल
सिंघवी समिति। पंचायतों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण मीन्स इनके आर्थिक हालात सही हों, जब इनके पास पैसे पहुंच रहे होंगे तब ये जाकर गांव में विकास कर रहे होंगे। हो गया। इन सभी लोगों को सिफारिश को इंक्लूड करें जो अपने मतलब की सिफारिशें होंगी। कहां खोए हुए हो? मुझे पता है आपकी पॉलिटी कमांड पे है, लेकिन ये क्लास मेरी कमांड पे है। यहां खड़ा कर दूंगा ऑन स्पॉट और मैं वहां आकर बैठ लूंगा और मैं इन बातों का इंतजार कर रहा होता हूं कि बस फंसो तो सही। आपके साथ ही हूं और इसे भी साथ खड़ा कर दूंगा, ये मिटाता रहेगा, तुम लिखते रहना। क्योंकि दोनों साथ हो तो दोनों एक साथ ही होना चाहिए, है या नहीं? मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा कि आज तो मुझे मजा आ लिया। अब ये भी सर्च करना शुरू कर दूं, एक दो तो रोज ही मिल लेंगे लास्ट के 15 मिनट में। कई तो पहले वाले मिल लेते हैं, पहले वाले में खड़ा कराना ठीक नहीं, लास्ट में ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो टोटल होगा, आज थोड़ी सी क्लास भी लेट शुरू हो पाई थी, आधे घंटे में लेट था। आपके 11 लगभग 30 से क्लास होनी थी, तो आज मैंने लेट लगभग 20 से 25 मिनट कर दिया था, कुछ थोड़ा सा काम था। नेक्स्ट क्लास में पंचायतों के साथ जो आपकी नगर पंचायत ये होंगी, नगर पंचायतें, इनके वित्त अमेंडमेंट, ग्राम सभा और इनकी जो बैठकें होंगी, ये टोटल कंप्लीट करने के बाद चलेंगे चुनाव आयोग वाले कार्यक्रम पर। क्योंकि चुनाव जब भारत में हो रहा है तो जितनी समितियां आज तक होंगी आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। जब जब चुनाव सुधार हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो जो चुनाव आयोग होगा, निर्वाचन आयोग और इसके कार्य, इन सभी चीजों को नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।